टर्की के नॉर्थ वेस्टर्न एनाटोलिया में ग्रानिकस नदी के पास ये वो जगह थी जहां पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर के ऊपर पहली बार एक बड़ा अटैक किया था। और इसी अटैक के दौरान किंग अलेक्जेंडर मौत के मुंह के बिल्कुल करीब आ गए थे। अलेक्जेंडर नदी के किनारे पे खड़े थे अपनी सेना को लेके और उनके सामने नदी के उस पार पर्शियन फोर्स एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में खड़े थे। अब अलेक्जेंडर इस नदी को क्रॉस तो कर सकते थे, पर पोजीशन कुछ ऐसी थी उनकी कि नदी के उस पार पर्शियन फोर्स एक ऊंची पोजीशन पे थी, तो अलेक्जेंडर को थोड़ा ऊंचे जाके उनके ऊपर अटैक करना होता और उनको नदी भी क्रॉस करनी थी। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो अलेक्जेंडर एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन से अटैक करने वाले थे। और उस समय अलेक्जेंडर की उम्र भी बहुत कम थी, उनकी सिर्फ 22 साल की उम्र थी। तो जाहिर सी बात है कि इस अटैक के समय उनके साथ जो मिलिट्री एडवाइजर्स थे उन्होंने अलेक्जेंडर को कहा कि हमको ये अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कैंपेन के शुरुआत में ही अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर हम हार जाते हैं तो आगे के कैंपेन के लिए बहुत ही बुरा होगा। पर इस बात को ना मानते हुए अलेक्जेंडर ने अपनी कैवलरी के आगे आए, अपना वो व्हाइट वाला हेलमेट पहना जिसकी वजह से वो अलग से नजर आ रहे थे, और अपनी कैवलरी को लेके उन्होंने सीधा नदी को क्रॉस करके पर्शियन फोर्स के ऊपर चार्ज किया। अब जैसे उन्होंने चार्ज किया तो पहले तो जो पर्शियन फोर्स वहां पे थी वो हट गई और अलेक्जेंडर अंदर तक घुसते चले गए। तो अलेक्जेंडर भी सरप्राइज हुए कि कैसे मैं इतने आगे तक घुस गया उसके अंदर, और उनको लगा कि शायद वो सक्सेसफुल हो गए। पर फिर बाद में शायद उनको एहसास हुआ होगा कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए। शायद से ये एक पर्शियन स्ट्रैटेजी थी कि जब ये अंदर आ जाए इनका राजा जिसने व्हाइट हेलमेट पहना हुआ है तो इसको हम घेर के चारों तरफ से मार देंगे। और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा था। जब वो अंदर तक आ गए तो अपनी मेन जो उनकी यूनिट थी उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे और कुछ ही सिपाही उनके आसपास थे। तब उनके ऊपर जब पर्शियन फोर्सेस ने घेर के उन पे हमला करने की कोशिश की तो एक पर्शियन फौजी था जिसका नाम था स्पिथीडेट्स, उसने कुल्हाड़ी से अलेक्जेंडर के सर पे वार किया। तो जो हेलमेट अलेक्जेंडर ने पहना था उस हेलमेट पे वार लगा और उनका हेलमेट डैमेज हो गया। और फिर से स्पिथीडेट्स ने अपना कुल्हाड़ी उठाई इनके ऊपर हमला करने के लिए। और आने वाले कुछ गिनती के सेकंड थे जिसमें उस लड़ाई का, पर्शियन एम्पायर का, मेनलैंड ग्रीस का, और आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न हिस्ट्री का फैसला होने वाला था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक व्हाट इफ सिनेरियो की, एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री का केस लेते हैं। क्या होता अगर अलेक्जेंडर अपने मिलिट्री करियर के शुरुआत में ही मर जाता? आज पूरी दुनिया में अलेक्जेंडर के नाम के आगे द ग्रेट लगाया जाता है, तो अगर ये द ग्रेट लगने से पहले ही अलेक्जेंडर सिर्फ अलेक्जेंडर होकर मर जाते तो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आज की दुनिया कैसी होती? कहानी शुरू होती है साल 353 BC से। ये वो टाइम था जब फिलिप II ने मैसिडोन के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया था। अगर आपको एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, तो आज जैसा ग्रीस एक देश है, उस जमाने में ग्रीस कोई एक देश नहीं था, बल्कि इसमें सैकड़ों बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे जो सारे इंडिपेंडेंट थे। अब कुछ सिटी स्टेट्स तो बहुत छोटे छोटे थे, पर कुछ बहुत बड़े बड़े थे, और इन सब में जो 3-4 थे जो बहुत ही ताकतवर थे, बहुत बड़े थे, उनके पास बड़ी मिलिट्री पावर थी, अच्छा कल्चर था, वो थे एथेंस, थीब्स और स्पार्टा। अभी मैसिडोन उतना बड़ा नहीं बना था, क्योंकि फिलिप के पावर में आने से पहले मैसिडोन एक पावरफुल सिटी स्टेट नहीं कह सकते आप उसको, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन से वो डनूबियन ट्रैप से फंसे रहते थे, कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई होती रहती थी, और ईस्टर्न साइड से ऑब्वियसली द ग्रेट पर्शियन एम्पायर। पर जब फिलिप II मैसिडोन की कमान संभाली उन्होंने, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया, मॉडर्नाइज किया, और कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए। इनफैक्ट उनका जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इन्वेंशन कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट उन्होंने अपनी मिलिट्री में किया, वो था एक वेपन जिसको सरिसा स्पीयर कहते हैं। ये एक तरह का भाला था जिसकी लेंथ थी 5 से 7 मीटर, मतलब इंसान की लेंथ देखिए कितनी होती है, उसके ट्रिपल लेंथ का भाला लेके उनके फौजी चलते थे। और इसी भाले की वजह से मैसिडोनियन इन्फेंट्री ने बहुत सारी लड़ाइयों में बहुत रिमार्केबल जीत हासिल की। इसके साथ साथ फिलिप पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में भी बहुत चतुर थे, जिसके वजह से वो धीरे धीरे अपने मैसिडोन की जो उनका जो वर्चस्व है वो पूरे ग्रीस में फैला रहे थे। इनफैक्ट एथेंस जैसा पावरफुल सिटी स्टेट भी उनके सामने आके कुछ मिलिट्री हार मिली उनको और कुछ पॉलिटिकल सेटबैक्स मिले, जिसकी वजह से एथेंस को भी मैसिडोन के साथ संधि करनी पड़ी, मैसिडोन के टर्म्स पे, मतलब ऐसे टर्म्स पे जिसपे मैसिडोन को फायदा हो रहा था। फिलिप के बेटे थे अलेक्जेंडर, जो आगे जाके अलेक्जेंडर द ग्रेट बने, और जब अलेक्जेंडर 10 साल के हुए थे उतने टाइम तक मैसिडोन पूरे ग्रीस का सबसे पावरफुल सिटी स्टेट बन गया था। अब फिलिप के बाद
जो राजा बनते मैसिडोन के वो अलेक्जेंडर थे, तो उनको तैयार किया जा रहा था राजा बनने के लिए। और उनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। उनको इंटेलेक्चुअल और कल्चरल बातों में जो उनको शिक्षा मिल रही थी वो उनको मशहूर फिलोसफर अरिस्टोटल दे रहे थे। और पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स में उनके मेंटर उनके खुद के पिता थे, फिलिप द सेकेंड, जो आप कह सकते हैं कि अपनी जनरेशन के उस समय के ग्रीस के सबसे बेहतरीन मिलिट्री कमांडर्स में से एक थे और बहुत ही ज़बरदस्त स्टेट्समैन भी थे। मैसिडोन की एक और बात थी, जो इसके इलीट और पावरफुल लोग थे और जैसे रॉयल फैमिली के लोग थे, वो बहुत बार ऑल नाइट पार्टीज करते थे और इन पार्टीज में वो लोग दारू पी के किसी तरह का नशा करके हिंसा करते थे। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि अलेक्जेंडर और फिलिप में यानी बाप बेटे में भी एक बार लड़ाई होते होते रह गई थी एक पार्टी के दौरान, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फिलिप ने कुछ बहुत इंसल्टिंग चीज़ अलेक्जेंडर को कह दी थी। जब अलेक्जेंडर 20 साल के हुए तो उनके पिता फिलिप को किसी ने मार दिया। जिस व्यक्ति ने फिलिप को मारा था वो मैसिडोन का एक असैसिन था, पर जब वो फिलिप को मार के भाग रहा था तब फिलिप के बॉडीगार्ड्स ने उसको पकड़ के मार दिया। अब ये तो दिख गया कि किसी मैसिडोनियन आदमी ने ही फिलिप को मारा है, पर यह बात साफ थी कि सिटी स्टेट इतना पावरफुल है मैसिडोन और उनके राजा को किसी ने मार दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उस असैसिन ने खुद से ही बिना किसी के सपोर्ट के कर दिया होगा, किसी ना किसी ने उसको सपोर्ट जरूर किया है। तो जो शक की निगाहें थी वो सबसे पहले गई डायरियस द थर्ड के ऊपर, यानी पर्शियन एम्पायर के राजा। और यह शक बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि असैसिनेशन के कुछ सालों पहले से ही फिलिप द सेकेंड ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि वो पर्शियन एम्पायर के ऊपर एक बड़ा अटैक, एक एम्फीबियस लैंडिंग करके उनके ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं। और डायरियस के पास पर्शियन एम्पायर था जो उस समय के सबसे बड़े लैंड एम्पायर्स में से एक था, तो ऑब्वियसली उनके पास खोने के लिए बहुत था। तो पब्लिक के सामने अलेक्जेंडर ने यही कहा कि डायरियस द थर्ड ने ही, यानी पर्शियन एम्पायर के राजा ने ही फिलिप को मरवाया है और इस बात का बदला वो पर्शियन एम्पायर से लेंगे। पर बहुत लोग का यह भी मानना था कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस असैसिनेशन में शामिल हो सकते हैं। और एक शक की सुई जा रही थी फिलिप द सेकेंड की अपनी ही बीवी ओलंपियस के ऊपर, और कुछ लोग अलेक्जेंडर को भी कह रहे थे कि शायद इन्होंने ही मरवाया है अपने पिता को, क्योंकि इनके बीच में एक बार लड़ाई हुई थी और अलेक्जेंडर को इंसल्ट किया गया था। बहरहाल ये सब बातें चलती रहीं, बट अलेक्जेंडर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ा जो उनकी परीक्षा थी, वो ये थी कि उनको जनता को और पूरे ग्रीस को ये दिखाना है कि फिलिप के मरने के बाद भी मैसिडोन की लीडरशिप अभी कमजोर नहीं है। अलेक्जेंडर अब मैसिडोन के राजा हैं और वो भी दमखम रखते हैं पूरे ग्रीस को कंट्रोल करने का। उस टाइम के जो मैसिडोनियन लॉज थे वो सक्सेशन को लेके बहुत क्लियर नहीं थे, मतलब काफी वेग थे, कंफ्यूजिंग थे, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली का कोई भी अगर ऐसा मेंबर है जिसको नोबल्स का सपोर्ट मिल रहा है या जिसको मिलिट्री का सपोर्ट मिल रहा है, तो वो ताकत अपने हाथ में ले लेता था। तो नेचुरल सी बात है कि अलेक्जेंडर के पिता ऐसे अचानक से मर गए थे, तो अलेक्जेंडर को जब गद्दी मिली तो उनका पहला काम था अपने सारे राइवल्स को एलिमिनेट करना। यानी कोई भी ऐसा इंसान जो गद्दी पे नजर रख रहा है या गद्दी पाने की कोशिश कर सकता है फ्यूचर में, उसको भी रास्ते से हटा दो। और एग्जैक्टली अलेक्जेंडर ने वही किया। उसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने पड़ोसियों पे नजर डाली, डैन्यूबियन ट्राइब्स के ऊपर हमला करके उनको हराया। फिर एक एंटी मैसिडोनियन अलायंस बन रहा था ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर, उनको उसने हराया। और सबसे बड़ी घटना तब हुई जब थीव्स के अंदर एक अफवाह उड़ी। अफवाह यह थी कि अलेक्जेंडर जब बाल्कन्स में कैंपेन कर रहे थे तो वहां उनकी मौत हो गई है। जब थीव्स में यह अफवाह उड़ी तो जो मैसिडोनियन एम्प्लॉइज, कुछ मैसिडोन के लोग जो थीव्स में काम कर रहे थे, उनको थीव्स के लोगों ने मार दिया और थीव्स में एक तरह का रेबेलियन होने लगा। जब अलेक्जेंडर को यह बात पता चली तो उसको दिखाई पड़ा कि यहाँ पे एक मौका है, अगर उसने सक्सेसफुली इस रेबेलियन को कुचल दिया, थीव्स जैसे जगह के रेबेलियन को कुचल दिया, तो ये बात साफ हो जाएगी कि भाई अलेक्जेंडर भी एक ताकतवर शासक है। तो अलेक्जेंडर अपनी फोर्स को लेके लाइटनिंग स्पीड पे थीव्स पहुंचा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही लाइटनिंग स्पीड पे जब जर्मन आर्मी ने लो कंट्रीज को इन्वेट किया था, फिर फ्रांस को इन्वेट करके हराया था, उसको ब्लिट्जक्रीग कहते हैं हम, वैसे ही जब 450 किलोमीटर का डिस्टेंस अलेक्जेंडर की आर्मी ने सिर्फ 2 हफ्तों में ट्रैवल करके थीव्स पहुंचे, तो पहले तो उन्होंने थीव्स के वॉरियर्स को कहा कि आप सरेंडर कर दो, हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते। पर जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तब अलेक्जेंडर की आर्मी ने पूरी तरह उन पर हमला किया और एक तरफा जीत हुई अलेक्जेंडर की आर्मी की। और फिर थीव्स के उन लोगों को उसने पनिश किया। और इस जीत के बाद अब अलेक्जेंडर की रेपुटेशन तो बन गई भाई कि ये भी अपने पिता की तरह दमखम रखता है मैसिडोन को लीड करने में, और इनफैक्ट पूरे ग्रीस को एकजुट करके पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई करवाने में। अब रेपुटेशन तो अलेक्जेंडर ने बना ली थी, पर उसके सामने समस्या ये थी कि उसकी जो तिजोरी थी, उसके राज की तिजोरी, वो हो गई थी खाली, और उसके सामने एक रास्ता था सिर्फ आगे बढ़ने का। यानी उसके पिता का जो सपना था कि पर्शियन एम्पायर को इन्वेट करना है, उसी सपने को अब अलेक्जेंडर को पूरा करना था। तो इसीलिए साल 334 BC में अलेक्जेंडर ने अपनी सेना उठाई और पूर्व की तरफ मार्च करना शुरू किया।
उसने हेलेस्पोंट ब्रिज को क्रॉस किया और यहीं पे आके पहली बार उसका सामना एक पर्शियन फोर्स के साथ हुआ था। यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी इसको बैटल ऑफ ग्रैनिकस कहते हैं। ये मॉडर्न डे टर्की के बीगा नदी के पास हुई थी। इसी लड़ाई के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब अलेक्जेंडर ने देखा कि नदी के उस तरफ एक पर्शियन फोर्स है, फिर भी उसने इस कैवलरी को लेकर चार्ज किया और जब वो अंदर तक पहुंच गया तब स्पिथिडेट्स ने इसके ऊपर हमला किया और एक बार कुल्हाड़ी का अलेक्जेंडर को लगा भी, पर जब दूसरी बार स्पिथिडेट्स ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई अलेक्जेंडर को मारने के लिए, बिल्कुल उसी वक्त अलेक्जेंडर का एक पर्सनल बॉडीगार्ड वहां पे आ गया और उसने अपने भाले से स्पिथिडेट्स को मार दिया। उसके बाद अलेक्जेंडर भी खड़े हुए, उन्होंने वापस लड़ाई को रिज्यूम किया। उसके बाद जब अलेक्जेंडर के मैसिडोनियन फौजी ने देखा कि कैसे उनका जो जनरल है, उनका जो किंग है, वो कैसे थिक ऑफ थिंग्स में है और लड़ाई के बीच में जाके अपने दुश्मनों का सामना कर रहा है, तो जोश में फिर मैसिडोनियन फौजियों ने भी चार्ज किया और देखते ही देखते इस लड़ाई में अलेक्जेंडर की फौज की जीत हुई थी। अब ग्रीक सोर्सेज ये कहते हैं कि इस लड़ाई में इतनी भयंकर हार हुई थी पर्शियन फोर्सेस की कि उन्होंने 20,000 फौजियों को गंवाया था और उनके सामने अलेक्जेंडर ने 100 से भी कम फौजियों को गंवाया था। अब ये नंबर्स कितने सही हैं कितने गलत ये कहना तो मुश्किल है, पर इस लड़ाई में ये बात तो तय है कि अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। ये अलेक्जेंडर के पर्शियन कैंपेन की पहली मेजर लड़ाई थी और इसके आने वाले सालों में पर्शियन एम्पायर के साथ बार बार अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई और अल्टीमेटली यही प्रूव हुआ कि अलेक्जेंडर की सेना हर बार इनसरमाउंटेबल ऑड्स, यानी कितनी भी मुश्किल सिचुएशन उनके सामने हो, हर बार अलेक्जेंडर की लीडरशिप की वजह से उसकी सेना जीत ही जाती है। पर्शियन एम्पायर को पूरी तरह हराने के बाद भी अलेक्जेंडर रुका नहीं, वो ईस्ट की तरफ और आगे बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते 326 बीसी में वो झेलम नदी के पास पहुंचा और यहाँ पे आके उसका सामना हुआ किंग पोरस के साथ। यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसको द बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ हिडास्पिस भी कहते हैं। तो साल 324 बीसी तक आते आते अलेक्जेंडर ने एक ऐसे एम्पायर की नींव रख दी थी जो पर्शियन एम्पायर से भी बड़ा था, क्योंकि उसमें पर्शियन एम्पायर तो था ही साथ ग्रीस की मेन लैंड के सारे सिटी स्टेट्स भी थे, क्योंकि कोई ऐसा सिटी स्टेट बचा नहीं था जो अब अलेक्जेंडर को चैलेंज कर पाता। परंतु यहाँ पे आके एक अच्छी हिंदी मूवी की तरह अलेक्जेंडर की स्टोरी में भी एक ट्विस्ट आता है। साल 323 बीसी में, यानी झेलम की लड़ाई के कुछ सालों के बाद, जब अलेक्जेंडर वापस लौट रहा था और ईस्ट की तरफ आगे नहीं गया, जब उसने वापस लौटना शुरू किया, इस जर्नी में उसकी तबीयत खराब हुई, बहुत बुरी तरह बुखार हुआ और उस बुखार से अलेक्जेंडर की मौत हो गई। इस बुखार के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर देके मारा गया था, कुछ लोग कहते हैं कि इतना एग्जॉस्शन हुआ था अलेक्जेंडर को, इतनी लड़ाइयाँ की थी, इतने लंबे टाइम तक उसने कैंपेन किया था, उसकी वजह से मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया हो गया था, पर जो भी रीजन है 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। अब इस बात पे बहुत डिस्कशंस होते हैं कि अलेक्जेंडर सिर्फ 32 साल का था और इतनी छोटी उम्र में उसकी मौत हो गई। अब देखा जाए तो अलेक्जेंडर की जो डेथ 32 साल की उम्र हुई थी, इस उम्र को बहुत छोटा कहा जाता है और अलेक्जेंडर की डेथ को प्रीमेच्योर कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एम्परर्स हुए हैं जो 70, 80, 90, चलो एटलीस्ट 60 साल तक तो जिए हैं। इनफैक्ट अगर आप 2-3 साल पहले की बात करें, 2022 में जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II की मौत हुई तो उनकी उम्र 96 साल थी। तो शासकों का 70-80 साल तक जीना ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पर वहीं अलेक्जेंडर ने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया था एक तरह का, और उनकी सिर्फ 32 साल की छोटी उम्र में मौत हो गई। पर अगर इसको आप एक दूसरे एंगल से देखें तो आप ये एहसास करेंगे कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग वो 32 साल भी बहुत लंबी उम्र थी अलेक्जेंडर के लिए। पहली बात तो ये कि उस जमाने में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली कम होती थी, मतलब जनरली ही लोग बहुत लंबा नहीं जीते थे। उसके ऊपर से अलेक्जेंडर एक ऐसा आदमी था जो लगातार कैंपेन पे था। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यात्रा कर रहा है, वो लगातार ट्रैवल करता था, उसमें इतनी लड़ाइयाँ होती थी, इतनी नई जगहों पे वो जाता था जहाँ पे नई नई तरह की बीमारियाँ उसको मिलती थी, और उस समय बीमारियों की समझ उतनी नहीं थी, उतना अच्छा सैनिटेशन कंडीशंस नहीं थी, मेडिसिन उतनी अच्छी नहीं थी, और लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि बीमारियाँ कैसे फैलती हैं। लोगों को पता नहीं था कि अगर गंदे हाथ से खाना खा रहे हो तो बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत लोग बहुत जल्दी बीमारियों से मर जाते थे। उसके ऊपर अलेक्जेंडर इतने बड़े जो एम्पायर को जीतते हुए आगे बढ़ रहा था, इतने सारे एम्पायर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये कांस्टेंट स्ट्रेस होना कि आप जो जीतते चले जा रहे हो उसका गवर्नेंस कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कोई पीछे से आके रेबेलियन करके आपको हरा तो नहीं देगा, कोई पीठ पे छुरा तो नहीं भोंक देगा, आपको अपनी जान का खतरा है कॉन्स्टेंटली, इतना स्ट्रेस है। अच्छा, उसके ऊपर से इन सारी चीज़ों के साथ, स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए अलेक्जेंडर कहा जाता है कि बहुत दारू पीते थे, बहुत नशा करते थे। तो अगर इन सारी बातों को आप एक साथ देखें तो असली हैरानी तो इस बात की है कि अलेक्जेंडर 32 तक भी कैसे जी गए। परंतु अगर ग्रैनिकस की इस लड़ाई में
स्पिथिडेट्स ने वो दूसरा हमला कुल्हाड़ी से कर दिया होता, तो अगर उस लड़ाई में 1 सेकंड में वो जो बॉडीगार्ड वहां पे आ गया, अगर वो नहीं आ पाता और अलेक्जेंडर वहां मर जाते, तो क्या होता? सबसे पहले हम बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर की बात करते हैं कि एग्जैक्टली उस मोमेंट पे क्या होता। तो अगर स्पिथिडेट्स दूसरी बार भी वार कर देता तो अलेक्जेंडर तो वहीं मर जाते। उसके बाद जो बॉडीगार्ड था वो 1 सेकंड बाद वहां पे आता और शायद वो फिर स्पिथिडेट्स को मार देता। और अब जो अलेक्जेंडर की बॉडी वहां पड़ी हुई थी, उस बॉडी के ऊपर अब उस बॉडी को रिकवर करने की कोशिश ये मैसिडोनियन सोल्जर्स करते हैं, क्योंकि उस समय ये बहुत कॉमन होता था कि अगर आपने दुश्मन की सेना को हरा दिया है, उनके लीडर को मार दिया अगर, तो उसको आप किसी तरह से कैप्चर कर लो और अपने लोगों के सामने, अपनी सेना के सामने उसकी परेड करो। तो उससे बचाने के लिए शायद मैसिडोनियन सोल्जर्स उनकी बॉडी को यहाँ से लेके निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पर जो अलेक्जेंडर की लीडरशिप में इस लड़ाई में मैसिडोनियन फौज ने पर्शियंस को हरा दिया था, ये वो नहीं कर पाते, वो पर्शियंस को हरा नहीं पाते और यहाँ से उनको रिट्रीट करना पड़ता। और ये जो उनका पूरा पर्शियन कैंपेन था उनके ऊपर हमला करने का, उसको तो वो अबैंडन कर देते और सीधे वो वापस लौटते अपने मैसिडोन में। अब मैसिडोन की राजा की गद्दी खाली हो जाती और जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ के सक्सेशन लॉज वेग थे, अनक्लियर थे। अब इसके वजह से एक सक्सेशन वॉर शुरू हो जाता और डेफिनेटली मैसिडोनिया में बहुत सिविल इंस्टेबिलिटी होती, वहाँ पे शायद सिविल वॉर हो जाता, लोगों में आपस में लड़ाई होती और जो इतनी मेहनत करके फिलिप ने और थोड़ा बहुत अलेक्जेंडर ने कंट्रीब्यूट करके स्ट्रॉन्ग मैसिडोनिया बनाया था, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो खत्म हो जाती ग्रीस के अंदर। मैसिडोन के डाउनफॉल की वजह से जो सबसे बड़ा फायदा ग्रीस के अंदर होता वो होता है एथेंस को, क्योंकि उस टाइम तक एथेंस के जो 2 सबसे पुराने राइवल्स थे, स्पार्टा और थीब्स, वो ऑलरेडी पिक्चर से बाहर हो चुके थे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया था कि थीब्स को तो ऑलरेडी अलेक्जेंडर ने हरा के साइड में कर दिया था और स्पार्टा 371 में एक लड़ाई हुई थी थीब्स के अगेंस्ट, जिसको बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा कहते हैं। इस लड़ाई में स्पार्टन्स हार गए थे। एक्चुअली मैंने इस लड़ाई के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि कैसे बेहतर स्ट्रैटेजी लगा के थीबन्स ने स्पार्टन्स को हरा दिया था। और उस लड़ाई के बाद जब स्पार्टा का डाउनफॉल होना शुरू हुआ तो कभी रिकवरी नहीं कर पाए। तो स्पार्टा और थीब्स जो बड़े राइवल्स थे एथेंस के, वो खत्म हो चुके थे। अलेक्जेंडर का मैसिडोन भी अब साइड हो चुका था, तो एथेंस के सामने उनको चैलेंज करने के लिए कोई ग्रीक सिटी स्टेट बचा नहीं था। इसी के चलते अब एथेंस पूरे मेनलैंड ग्रीस में सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बन जाता और ऑलरेडी उनकी नेवी काफी अच्छी थी। तो अगर वो पूरे ग्रीस के ऊपर सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाते तो उनकी नेवी और ज्यादा स्ट्रांग होती। और यहाँ पे आके मैं बार बार कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा एथेंस और ब्रिटेन के बीच में, क्योंकि ब्रिटेन ने भी जो इतना बड़ा अपना एम्पायर बनाया, द ब्रिटिश एम्पायर, वो अपनी नेवी के ही दम पे बनाया था। तो अगर एथेंस की नेवी और स्ट्रांग हो जाती तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्रीस के ऊपर तो अपना सुप्रीमेसी वो बना ही लेते। एथेंस को वो एक इंटरनेशनल पोर्ट बना लेते जहां से दुनिया भर का व्यापार होता और एथेंस खूब कमाई करता ट्रेड करके। दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर, वो तो सॉलिड बच ही गया था क्योंकि अलेक्जेंडर की मौत हो चुकी है। तो पर्शियन एम्पायर के राजा डायरियस III को चैलेंज करने के लिए कोई बड़ी पावर उस समय नहीं थी, तो वो भी अपने पर्शियन एम्पायर को रिलेटिव स्टेबिलिटी और कामनेस के साथ चला पाते और वहां पे भी समृद्धि होती और इसी के चलते शायद से वहां पे भी ट्रेड और कल्चर बढ़ता। एथेंस के रिलेशंस ऑलरेडी पर्शिया के साथ ठीक ठाक ही थे, तो जब वो देखते कि उनके सामने अब कोई कंपटीशन नहीं बचा है और दोनों के पास अच्छी नेवीज है, तो उनके बीच में काफी व्यापार होता। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ग्रीस की कल्चरल चीजें, वहां की संस्कृति पर्शियन एम्पायर में पहुंचती और वाइस वर्सा। पर्शियन एम्पायर की बहुत सारे आइटम्स, वहाँ की खाने की चीज़ें, वहाँ की संस्कृति की चीज़ें यहाँ ग्रीस में पहुँचती। और जैसा फिर ब्रिटिश एम्पायर को फायदा हुआ, जैसा लंदन इतना समृद्ध बना, दुनिया भर से लोग वहाँ पे आके रहने लगे, वैसे एथेंस में होता। दुनिया भर के जो ब्रिलियंट माइंड्स थे, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो जाके वहाँ पे सेटल होने लगते। पर ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, स्पेक्यूलेशंस हैं। हम बात कर रहे हैं शायद ऐसा होता, शायद वैसा होता। अब ग्रीस के एरिया में, उस पूरे रीजन में तो एथेंस का दबदबा था, पर एक और भी एरिया था, मेडिटेरेनियन का एरिया, जहाँ पे एक दूसरे सिटी स्टेट का दबदबा था और ये था कार्थेज का सिटी स्टेट। कार्थेज नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट पे एक सिटी स्टेट था जिसको फोनिशियंस ने बनाया था। ये वही कार्थेज है जहां से ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर जनरल हैनिबल बारका निकले थे, जिन्होंने एल्प्स के माउंटेन को क्रॉस किया था अपने हाथियों को लेके और रोम के घर में घुस के वहां पे उनसे लड़ाई करके उनको हराया था। तो ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद से कार्थेज और एथेंस के बीच में एक राइवलरी शुरू हो जाती। दोनों ताकतवर नेवल पावर्स थे और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो कभी ना कभी फिर इन दोनों पावर्स में लड़ाई होती। और वो कहते हैं ना कि वॉर इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। अगर ये दोनों लड़ाई करते तो इनका ट्रेड कम होता, पैसे में कमी आती, तो बाकी जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो इस ट्रेड को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते और जो एक कैंडिडेट निकल के आता है सामने वो है रोम। जब 323 BC में एक्चुअली अलेक्जेंडर मरे थे, उस समय रोम एक रीजनल पावर था, इतना बड़ा उनका वर्चस्व नहीं बना था। पर जब हम एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो
अगर इन एथेंस और कार्थेज में लड़ाई होती तो रोम एक ज्यादा बड़ी पावर उस समय बन जाता। और क्योंकि रोमन्स जनरली अपने आप को ग्रीक से सुपीरियर मानते थे, ऐसा समझते थे कि हमारे पास बेहतर सिविलाइजेशन है, बेहतर वैल्यूज हैं, तो हो सकता है कि जो दो लड़ाई हो रही होती इसमें ये साथ देते कार्थेज का, और फिर रोमन्स और कार्थेज मिलकर एथेंस को हरा देते। एथेंस को हराने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि रोमन्स फिर कार्थेज पे हमला करते, जो कि एक्चुअली हुआ भी था। रोमन्स और कार्थेज में लड़ाई हुई थी जिसको प्यूनिक वॉर्स कहते हैं, और अल्टीमेटली उसमें रोमन्स जीते थे। तो हो सकता है कि इस ऑल्टरनेट हिस्ट्री में भी, इस पैरेलल यूनिवर्स में भी शायद से रोमन्स कार्थेज को हरा देते। तो कार्थेज को हराने के बाद फिर वो ग्रीस के ऊपर हमला करते, मेनलैंड ग्रीस के ऊपर, और सारे ग्रीस के ऊपर भी शायद से वो अपना कब्जा बना लेते। ग्रीस को हराने के बाद अब रोमन्स का सीधे से सामना होता पर्शियन एम्पायर के साथ, क्योंकि पर्शियन एम्पायर बहुत ही बड़ा एम्पायर था। देखिए, जब भी हम व्हाट इफ सिनेरियो की बात करते हैं तो उसमें जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब जहां से ये ऑल्टरनेट हिस्ट्री या आप कह सकते हैं पैरेलल यूनिवर्स जहां से शुरू हुआ है, जितना उससे आप दूर जाते हैं उतनी आपकी ऑल्टरनेट हिस्ट्री की ब्रांचेस निकलने लगती हैं, और ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी सामने आती हैं जिसको आप सोच के देखो तो लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर रोमन एम्पायर और पर्शियंस का सामना होता तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि रोमन्स पर्शियंस को हरा देते। अब ये होने की चांसेस कम है क्योंकि पर्शियंस के पास बहुत ज़्यादा मैन पावर थी और रोमन्स के पास बहुत कम मैन पावर थी। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि पर्शियंस का सामना वो एक प्रॉपर सेट बैटलफील्ड में कर सके। और ध्यान रखिए कि रोमन लीजेंस की, उनकी आर्मी की हमेशा से ताकत थी सेट बैटल में एनिमी को हराना। हालांकि रोमन्स के पास डिसिप्लिन्ड, वेल मेंटेन्ड ट्रूप्स थे, पर पर्शियंस भी सेट बैटल में उनका अच्छा एक्सपीरियंस था। तो पर्शियंस को हराने के लिए आपको कोई अलग टैक्टिक्स अपनानी पड़ती जिसमें रोमन्स बहुत अच्छे नहीं थे, तो शायद रोमन्स नहीं हरा पाते पर्शियंस को। अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद से पर्शियंस रोमन्स को हरा देते, और एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद से ये दोनों थोड़ी बहुत लड़ाई करते, स्कर्मिशेस होते इनमें, पर अल्टीमेटली दोनों अपनी अपनी जगह पे शांत हो जाते, क्योंकि लड़ाई करके ये देखते कि कोई खास नतीजा निकल नहीं रहा है। क्योंकि पर्शियंस के पास भी एक बहुत बड़ा लैंड एम्पायर था जिसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं था। और अगर आप पर्शियन एम्पायर की कल्चर और हिस्ट्री को देखें और उसको कंपेयर करें रोमन्स की कल्चर हिस्ट्री के साथ, तो आप पाएंगे कि कुछ सिमिलैरिटीज थी। तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि शायद से दोनों कल्चर को एग्जिस्ट कर पाते, शायद से इनमें हार्मनी हो पाती। हालांकि लड़ाइयाँ तो होती रहती पर मेजरली कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। पर अगर हम उस पॉसिबिलिटी को परस्यू करें कि एक्चुअली पर्शियंस रोमन्स को हरा देते, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जैसे आज सेंट्रल एशिया में है, वैसे सिर्फ सेंट्रल एशिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में और शायद से अमेरिका में, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह पे पर्शियन इन्फ्लुएंस, वहाँ की भाषा का, वहाँ का कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं, कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर सबका सार ये है कि अगर उस बॉडीगार्ड ने जिसने अलेक्जेंडर की जान बचाई, अगर वो एक सेकेंड बाद वहां पहुंचता और स्पिथिडेट्स एक्चुअली अलेक्जेंडर को मारने में कामयाब हो जाता, तो ये बात तो तय है कि आज की जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत अलग होती, स्पेशली सेंट्रल एशिया, यूरोप और अमेरिका की। अगर आपको ये व्हाट इफ सिनेरियो अच्छा लगा तो मैंने अपने चैनल पे कुछ और व्हाट इफ सिनेरियोज, ऐसे ऑल्टरनेट हिस्ट्री के वीडियोस बनाए हैं, जिसको एक प्लेलिस्ट में डाल के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।